हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान। आज संविधान पढ़ने वाले हैं। एक नज़र में जो जितने संविधान दिए हुए हैं 1 से 395 जो अनुच्छेद दिए हुए हैं पूरे, तो अनुच्छेद उसको पढ़ने वाले हैं। और जो जितने अपने 22 भाग हैं तो 22 भागों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो भाग 1 में क्या दिया हुआ है, तो पूरा पढ़ेंगे भारत का संविधान एक नज़र में, ठीक है ना। तो भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में दिया हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या दिया हुआ है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो इसमें अनुच्छेद है 1 से 4 तक, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक। इसमें अनुच्छेद 4 है, ठीक है ना। तो पहला अनुच्छेद क्या बोलता है, तो पहला अनुच्छेद में लिखा हुआ है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या है, तो नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण। अनुच्छेद 2 का क्या कर दिया गया है, निराशित कर दिया गया है इसको। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, ये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तित कर सकता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन, मतलब जो पहली अनुसूची में संशोधन हुआ है और चौथी अनुसूची में संशोधन हुआ है, तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में विधियाँ बनाई गई हैं वो अनुच्छेद 4 में दिया हुआ है। अगला भाग देख लेते हैं। तो भाग 2 में क्या दिया हुआ है, तो भाग 2 में दिया हुआ है नागरिकता। क्या है भाग 2 में? नागरिकता, ठीक है। तो भाग 2 में दिया हुआ है नागरिकता। इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो पाँचवा अनुच्छेद क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या है, तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, कस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, तो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों या भारतीय नागरिक का होना। अनुच्छेद 10 में क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 10 में लिखा है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में लिखा हुआ है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद 11 में क्या है, तो अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना, ठीक है। अगला देख लेते हैं। तो आ जाता है अपना, अब आ जाता है भाग 3। भाग 3 में क्या दिया हुआ है, तो भाग 3 में दिया हुआ है मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या दिया हुआ है, तो भाग 3 में दिया हुआ है मौलिक अधिकार। भाग 3 में दिया हुआ है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक, तो मौलिक अधिकार दी हुई है 12 से, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो अपन 12 से 35 तक पूरे पढ़ने वाले। तो अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 12 में है राज्य शब्द की परिभाषा। जो राज्य शब्द की परिभाषा दी हुई है तो वो अनुच्छेद 12 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 13 क्या है, अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। मतलब मूल अधिकारों के असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियाँ दी हुई है, ठीक है। अगला कौन सा है, तो अगला है अब आ जाते हैं इसमें मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कितने हुए, तो पहले संविधान में 7 हुआ करते थे। तो 7वां समता का अधिकार जो है तो उसको हटा करके अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है। तो इसमें अब देख लेते हैं। तो पहला है समता का अधिकार। तो समता का अधिकार में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो समता के अधिकार में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक है। तो 14 से 18 तक है। तो 14 में, अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता या समता एक ही बात है। और इसको ये एजटेड क्वेश्चन पेपरों में पूछ लिए जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 में क्या हुआ है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें विधि का समक्ष समता है। अनुच्छेद 15 में क्या है, तो अनुच्छेद 15 में मूल धर्म जाति मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। मतलब अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है कि आप किसी के धर्म या मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 में क्या दिया हुआ है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। मतलब लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या दिया है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या दिया, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 में क्या दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 18 में दिया हुआ है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 18 में दिया हुआ है उपाधियों का अंत।
दूसरा अधिकार आ जाता है, दूसरा अधिकार आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार कौन सा है? दूसरा अधिकार दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में कहाँ से अनुच्छेद है? तो स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद दिए हुए हैं 19 से लेकर 22 तक। कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो इसमें देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 में क्या है? तो अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। मतलब वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया हुआ है। अनुच्छेद 20 में क्या दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 20 में दिया हुआ है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। मतलब अनुच्छेद 20 ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्ध करने के लिए उसको जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का आरक्षण किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 21 का में क्या दिया हुआ? तो अनुच्छेद 21 का में दिया हुआ है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 21 का में दिया हुआ है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 22 में क्या है? तो अनुच्छेद 22 देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मतलब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब तीसरा अधिकार कौन सा आता है? तीसरा अपना मौलिक अधिकार आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से हैं? 23 से 24, दो ही अनुच्छेद दिए हुए हैं। कौन से? 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम पर निषेध। अनुच्छेद 23 कहता है अब बालाश्रम पर निषेध है। अनुच्छेद 24 क्या है? कारखाने आदि में बाल श्रम पर निषेध। मतलब कारखानों आदि में बाल श्रम से अनुच्छेद 14 कहता है। मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप इसको ट्रिक से भी रिलेट कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण क्या होता है? मतलब किसी व्यक्ति का शोषण करना। ठीक है ना? तो इसी तरीके से किसी व्यक्ति का शोषण करना, तो मतलब मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम पर निषेध। मतलब आप बालकों का शोषण नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में, मतलब कारखानों में आप छोटे छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते, तो बाल श्रम पर रोक हो जाता है। अगला आ जाता है चौथा अधिकार आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक। कहाँ तक? 25 से 28 तक। तो अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 25 है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 26 में क्या है? तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 में है, तो अनुच्छेद 28 में क्या है? अनुच्छेद 28 में है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद अब आ जाता है अपना मौलिक अधिकार पाँचवा आ जाता है। मौलिक अधिकार पाँचवा आ जाता है। तो मौलिक अधिकार पाँचवा है जो अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 है। अनुच्छेद 29 से 30 है। तो अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ठीक है। इसके बाद कुछ अभिवृत्तियाँ हैं, कुछ विधियों की अभिवृत्ति जो अनुच्छेद 31 है। तो अनुच्छेद 31 को निष्पादित कर दिया गया, मतलब इसको खत्म कर दिया गया है। अब इस अनुच्छेद का में है, तो अनुच्छेद का में है संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद खा में है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। और अनुच्छेद गा में है, अनुच्छेद गा में दिया हुआ अनुच्छेद गा में है कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। और अनुच्छेद 31 घ की कर दिया गया है, निराशित कर दिया गया है। अब आ जाता है अपना छठवां मूल अधिकार। छठवां मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो छठवां मूल अधिकार संविधान 32 से 35 है। जिसको ओनली 32 बस कहा गया, 32 से 35 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों की प्रवृत्ति कराने के लिए उपचार। और इसको अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बाबा भीमराव साहब ने कहा है संविधान की आत्मा भी कहा कि इसको अनुच्छेद 32 को। तो प्रश्न आपका सीधे सीधे ये जाता है कि संविधानों की उपचारों की आत्मा किसी को कहा गया है? संवैधानिक उपचारों को क्या कहा? अनुच्छेद 32 को।
अनुच्छेद 32 का को क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 32 को क्या कर दिया गया है, निराशित कर दिया गया है। अनुच्छेद 33 में क्या है, तो अनुच्छेद 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतर करने की संसद की शक्ति है। ठीक है। अनुच्छेद 34 में क्या है, अनुच्छेद जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन किया जाता है। अनुच्छेद 35 में क्या है, तो अनुच्छेद 35 में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है। अनुच्छेद 35 में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है। अब आइए देख लेते हैं अपने कहाँ से कहाँ तक खत्म हो गए, तो अपने हो गए भाग 3 खत्म हो गया। ठीक है, भाग 3 कहाँ से कहाँ तक थे, भाग 3 थे 12 से 35 तक। अपने अब आ जाता है भाग 4। भाग 4 में क्या दिया हुआ है, तो भाग 4 में दिए हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत के भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो इसके बारे में अभी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 36 में क्या दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 36 में दिया हुआ है परिभाषा। अनुच्छेद 37 में क्या दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 37 में है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 के का में क्या दिया हुआ है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। क्या दिया हुआ है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में क्या दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 40 में दिया है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में क्या है, तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। क्या दिया हुआ, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, क्या दिया हुआ, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में क्या दिया हुआ है, काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूत सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 में क्या है, तो अनुच्छेद 43 देख लें, तो अनुच्छेद 43 में दिया हुआ है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का कहा है उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारी या कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 क्या कहा है, अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संगता, एक समान सिविल क्षमता। और अनुच्छेद 45 में क्या है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 45 में क्या, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, अनुच्छेद 46 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 46 में दिया हुआ है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं। तो अनुच्छेद 47 में क्या है, अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। और अनुच्छेद 48 में दिए हुए कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में क्या दिया हुआ है, कृषि और पशुपालन का संगठन दिया हुआ है। अनुच्छेद 48 में क्या है, तो अनुच्छेद 48 के काम में देखा है, तो अनुच्छेद 48 के काम में दिया हुआ है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा। अनुच्छेद 49 क्या कहा है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब आते हैं भाग 4 के कामे। भाग 4 के काम में क्या दिया हो, तो भाग 4 काम में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए थे, तो मौलिक कर्तव्य लिए गए थे रूस से। कहाँ से लिए गए थे, मौलिक कर्तव्य अपने लिए गए हैं रूस से। और मौलिक अधिकार जो अपन ने पढ़े हैं अभी, तो मौलिक अधिकार लिए गए थे यूएसए के संविधान से। ठीक है, मौलिक अधिकार जो भाग 3 में दिए हुए हैं, तो मौलिक अधिकार अपन ने भाग 3 में पढ़े हैं। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में जो है तो वो लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। उसके बाद भाग 4 में जो दिया हुआ, तो भाग 4 में दिया हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। और भाग 4 में का जोड़ा गया है, तो भाग 4 जो मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको।
और मूल कर्तव्य इसमें कौन सा अनुच्छेद 51 का है, कौन सा भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 का है। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 का में क्या है, मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, मतलब मूर्त कर्तव्य दिए हुए हैं जो पहली बात तो आप एक सोचिए, बल दिए मौलिक अधिकार, मतलब संविधान ने आपको इतने अधिकार दिए, 6 अधिकार। अब सरकार का भी तो कुछ हक बनता है कि आपसे कुछ वो कर्तव्यों का पालन करवाए, आपका भी तो कुछ हक बनता है कि कुछ पालन करिए आप। तो मूल कर्तव्य में है कि उस कर्तव्यों का पालन करना, मतलब इसमें देखा गया प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान की इतनी जो हेडिंग दी है अपन पढ़ते हैं, आइए देख ले। तो संविधान ए में एक दिया हुआ है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। बी है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब जो स्वतंत्रता के लिए हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, तो उनको प्रेरित करने के लिए अपने दिल में भावना बनाइए, उच्च आदर्शों के लिए हृदय में अपने उनको संजोए रखिए और उनका पालन करिए। तीसरा दिया हुआ, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उनको और अक्षुण्ण बनाए रखें, मतलब भारत की जो एकता है, अखंडता है को इसको खंडित नहीं करें। ठीक है, अगला दिया है देश की रक्षा करें और आह्वान के किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, मतलब देश की रक्षा करें। यदि कभी ऐसी मुसीबत आ जाती है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को युद्ध में भी हिस्सा लेना पड़ जाए तो उसके लिए भी आप प्रेरित रहें, तत्पर तैयार रहें। ठीक है, और अगला क्या है, तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, मतलब आप पूरे देश में एक भाईचारा बना करके रहें। कोई भी व्यक्ति है तो उसमें मतलब भाईचारा का भेदभाव, जहाँ पे आपका धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग सभी से परे होकर के एक दूसरे को भाई भाई के हिसाब से चलें और उन प्रथाओं को त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है, तो इसमें अगला दिया हुआ है, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और परिरक्षण करें। अगला जी नंबर का, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ऐसे नंबर का है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला दिया हुआ है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अगला है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने तथा सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। के नंबर का, जो माता पिता अथवा संरक्षक हो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु या यथाशक्ति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा, मतलब जो माता पिता है तो उनके बच्चे जो 6 से 14 वर्ष हैं तो उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करें। ठीक है, अब आ जाता है भाग 5 में। भाग 5 में क्या दिया हुआ है, तो भाग 5 में दिया हुआ है संघ सरकार, और ये लंबा भाग है काफ़ी, 52 से 191 अनुच्छेद हैं और इसमें अध्याय वही अध्याय है। ठीक है, तो संघ सरकार में क्या कहते हैं, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो कार्यपालिका है तो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अध्याय 1 देख लेते हैं। अध्याय 1 है कार्यपालिका, उसमें कौन कौन से आते हैं कार्यपालिका में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। और इसमें कितना अनुच्छेद है, तो अध्याय 1 में कार्यपालिका में 52 से 73 तक अनुच्छेद है। कहाँ से कहाँ तक है, 52 से अनुच्छेद तक, 52 से 73 तक। तो आइए इनके बारे में अपन देख लेते हैं। भाग 52 में क्या है, तो भाग 52 में भारत का राष्ट्रपति, भाग अध्याय अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका की शक्ति, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदाविधि, अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन करना हो तो उसमें किसमें दिया, अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, मतलब राष्ट्रपति निर्वाचित के लिए राष्ट्रपति के लिए क्या क्या उसकी पात्रता है। अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, और अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ है, और
भारत का अनुच्छेद 52 है, राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। और अनुच्छेद 61 में क्या है, तो अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 60 में क्या, राष्ट्रपति की शपथ, और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग। अनुच्छेद 62 में क्या है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित करते समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदाविधि। अनुच्छेद 62 में ये दिया हुआ है कि राष्ट्रपति की जो रिक्ति है, यदि या अपने किसी राष्ट्रपति को अपने राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उस पद को यदि भरना है तो तत्काल में भरना है, तो भरने के लिए अनुच्छेद 62 दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 63 में क्या है, अब आ जाते हैं उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में क्या है, तो अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 में क्या है, तो अनुच्छेद 65 में दिया हुआ है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 65 दिया हुआ है जो राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त है उसको भरने के लिए उपराष्ट्रपति के उनके कार्यकाल में उनको सौंपा जा सकता है कार्यभार। ठीक है, अनुच्छेद 66 क्या है, तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति की पदाविधि, अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति की पदाविधि। अनुच्छेद 68 है उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 67 क्या है, अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने तथा समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदाविधि 68 हो गया। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति पद का शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है, अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 में क्या है, अनुच्छेद 71 में दिए हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय। अनुच्छेद 72 क्षमादान, क्षमादान आदि के कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, प्रहार, लघुकरण और राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, तो इसमें यदि क्वेश्चन आपका सीधा पूछा जाए कि क्षमादान की शक्ति में किस में है, तो क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है, और क्षमादान की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के द्वारा है। ठीक है, अनुच्छेद 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार। अब इसमें आ जाता है दूसरा, आ जाता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद कहाँ से कहाँ तक, तो मंत्रिपरिषद है 74 से 75। कहाँ से है मंत्रिपरिषद, 74 से 75। अनुच्छेद 74 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, मतलब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति अपने कार्य को संभालने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति को वो सलाह देता है, किसी भी कार्य करने के लिए मंत्रिपरिषद उसको सलाह देती है, मतलब राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 में दिए हुए। अनुच्छेद 75 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए हुए। अब आइए देख लेते भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी तो भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76 में भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक है, और सरकारी कार्य का संचालन, सरकारी कार्य का संचालन कहाँ है, सरकारी कार्य का संचालन अनुच्छेद 77 से 78 है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, मतलब राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य किसमें है, अनुच्छेद 78 में है। अब आ जाता है अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है, तो अध्याय 2 में है संसद। अध्याय 2 में क्या है, अध्याय 2 में है संसद। अध्याय 2 में है संसद। ठीक है, तो अनुच्छेद कहाँ से 79 से 88 तक है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन होगा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा। तो इसको 79, 80, 81 को ट्रिक से भी याद करते हैं कि सरला में क्या आ जाता है, 79, 80, 81, 7 से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। ठीक है, अनुच्छेद 82 है
प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। और अनुच्छेद 83 कितना है, संसद के सदनों की आबादी। अनुच्छेद 84 है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद सत्र या सत्रावसान का विघटन। अनुच्छेद 86 सदनों में अधिभाषण और उसका संदेश। राष्ट्रपति का अधिकार। और अनुच्छेद 87 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक है। अनुच्छेद 88 है सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायाधीश के अधिकार। अब आ जाते हैं संसद के अधिकारी। अनुच्छेद 98 से अनुच्छेद 89 से 98 संसद के अधिकारी। तो अनुच्छेद 89 कहता है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 में दिया हुआ सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 है अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कार्य संचालन। कार्य संचालन में कहाँ से कहाँ तक है, तो कार्य संचालन अनुच्छेद 99 से 100 तक है। अनुच्छेद 99 सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 में क्या है, सदनों के मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। ठीक है। अब आ जाता है सदस्यों की निहरताएँ, मतलब सदस्यों की निहरताएँ। अनुच्छेद 104 से 101 से 104 तक। अनुच्छेद 101 में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 2 है सदस्यों के लिए निहरताएँ। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निहरताएँ से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या आहरित न होते हुए भी या निहरित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति है। ठीक है। अगला देख लेते हैं संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उसकी उन्मुक्तियां। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 105 से 106 तक है। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। अब आ जाती है विधायी प्रक्रिया अनुच्छेद कहाँ से, अनुच्छेद 107 से 111 तक। अनुच्छेद 107 विधेयकों को पुनः स्थापन और पारित किए जाने संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 में क्या दिया हुआ है, धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है। और अनुच्छेद 111 में विधेयकों की अनुमति। अब देख लेते हैं वित्तीय विषय से संबंधित प्रक्रिया। अनुच्छेद 112 से 170 तक है। अनुच्छेद 112 में दिया वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 में दिया हुआ। अनुच्छेद 13 में दिया संसद के प्राक्कलन के संबंध की प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। और अनुच्छेद 115 का अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। ठीक है। अब आके देख लेते हैं अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 116 में क्या है, तो अनुच्छेद लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 170 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अब आ जाती है साधारण प्रक्रिया आ जाती है। साधारण प्रक्रिया अनुच्छेद 118 से 122 तक है। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया का नियमन। अनुच्छेद 119 संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 में क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 120 में क्या दिया हो, जो संसद में भाषा प्रयोग की जाती है 120 में। 121 में संसद पर चर्चा का निर्बंधन। ठीक है। आगे देख लेते हैं।
अनुच्छेद 121 में संसद के चर्चा पर निबंधन। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। ठीक है, अब आगे देखते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में दिए हुए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अध्याय 3 में दिया हुआ है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123 में क्या है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने का राष्ट्रपति की शक्ति। मतलब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब कर सकता है, तो अनुच्छेद 123 में। और अनुच्छेद 213 में है किसका, राज्यपाल का अध्यादेश। अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आ जाता है अध्याय 4। अध्याय 4 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद, तो अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक है। अनुच्छेद 124 में है उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन 124 में। 125 में क्या है, न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, अनुच्छेद 30 में है 130 में है उच्चतम न्यायालय का स्थान। और अनुच्छेद 131 का को कर दिए गए निरस्त। अनुच्छेद 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों के अपीलों के उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिकता। अनुच्छेद 133 में क्या है, उच्च न्यायालयों के सिविल विषयों के संबंधित अपीलों में उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिकता। ठीक है, अनुच्छेद 134 का कहा है, अनुच्छेद 134 का है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्याय की अधिकारिकता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय का प्रयोग होना। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 कुछ याचिका निकालने की शक्ति का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 139 का कहा कुछ मामलों का अंतरण। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों का आवंद होना। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 144 का कार्य निराशित कर दिया गया है। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 147 में दिया हुआ है निर्वाचन। ठीक है, अब आगे देख लेते अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 148 से 151 तक। अनुच्छेद 148 में दिया हुआ है भारत का नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक होगा। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप। और अनुच्छेद 151 में समपरीक्षा प्रतिवेदन। ठीक है, क्या दिया हुआ है अनुच्छेद 151 में, समपरीक्षा और प्रतिवेदन। अब अगले भाग में अपन पढ़ेंगे भाग 6 से। और आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाग 6 से अपन कल पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।